तो सी मेरे को एक्चुअली 2 पार्ट में पढ़ाना था, व्हाट इज समरी असेसमेंट एंड हाउ इट इज डन। व्हाट पढ़ा दिया, व्हाट इट्स एन असेसमेंट डन थ्रू कंप्यूटर इन शॉर्ट विदाउट डिटेल कार्रवाई, ये हो गया व्हाट। अभी क्या पढ़ाऊंगा, हाउ इट इज डन, हाउ। तो सुनो, अपना जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न, सी रिटर्न तो ऐसे काफ़ी पन्नों का होता है, लेकिन मैंने रिटर्न के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, हमारी इनकम होती है और हमारा टैक्स होता है। तो मैंने शॉर्ट में ड्राइंग बनाई, ये देखो ये अपना रिटर्न है। तो ये रिटर्न कहाँ जाता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में चला जाता है। फिर उसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक करेक्शंस होते हैं। पता है क्या करेक्शंस होते हैं, ये देखो ये, कैन यू सी प्लस माइनस लिखा हुआ उधर। तो प्लस माइनस मतलब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती है। और ऑटोमेटिकली मतलब इधर कोई मैन्युअली कोई नहीं करेगा, कंप्यूटर के अंदर ही ऑटोमेटिकली एडलेस हो जाता है। ये सब लोग ने सुना, लेकिन किसी को ये नहीं पता क्या इन लोग ऑटोमेटिकली करते हैं। तो सी उसका मैंने कीवर्ड बना के रखा है। कैन यू सी द कीवर्ड, आ लेडी, आ लेडी, लेडी को बुला रहा हूं मैं, आ लेडी, ओके, ये कीवर्ड है मेरा। तो सी उसमें 1 बाय 1 देखो, ए स्टैंड्स फॉर एरिथमेटिकल एरर्स, मीन्स को मैथमेटिकल मिस्टेक्स होगी रिटर्न में तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर तो मैथ्स का एक्सपर्ट है, तो एरिथमेटिकल मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाती है। तो ये क्या था, एरिथमेटिकल एरर्स। दूसरा ये सुनो ध्यान से, अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम्स। क्या बोला, अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम्स, मीन्स तुमने कुछ ऐसी चीज क्लेम की है ना जो ऑब्वियसली रॉन्ग है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। और जो चीज ऑब्वियस है ना उसको बोलते हैं अपेरेंट, मतलब चेहरे पे ही दिखता है गलत है, ऑन द फेस ऑफ द रिटर्न मालूम पड़ता है गलत है। जैसे एग्जांपल दूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 30% है, ये पूरा भारत जानता है। लेकिन किसी बंदे ने रिटर्न फाइल किया, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन उसने 50% ले लिया। तो बता, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना, इज इट करेक्ट कि इनकरेक्ट? इसको बोलते हैं इनकरेक्ट क्लेम। और इसमें कोई डाउट है कि इनकरेक्ट है कि ऑब्वियस है? इट इज ऑब्वियस, इसको बोलते हैं अपेरेंट। फील, एक एक शब्द को फील करना, अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम, क्योंकि सी कंप्यूटर तो जो ऑब्वियस दिख रहा है वही करेगा ना। सी जिधर अपने को किसी से पूछताछ करके उगलवा के सच्चाई निकालनी पड़ती है, वो तो इंसान ही कर पाएगा। वो कंप्यूटर आज की तारीख पे तो नहीं कर रहा, अभी कल को क्या पता एआई ऐसा डेवलप हो गया तो भी होने लगे। लेकिन आज की तारीख में तो कंप्यूटर क्या है, जो सामने सामने गलत दिख रहा है उसको सुधार देगा। और किसी ने अंदर मन से ही कपटी चीजें की है, झूठे बिल बना के, वो कंप्यूटर को नहीं मालूम पड़े। कंप्यूटर को बिल तो बिल ही दिखेगा ना, नकली है कि असली वो नहीं समझ पाएगा वो। लेकिन ये तो समझेगा ना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में 30% है और तुमने 50% ले लिया, तो इट इज ऑब्वियस, इसको बोलते हैं अपेरेंट। एक और एग्जांपल, एटीसी, पता है एटीसी चैप्टर 6 में, इसमें 1,50,000 की लिमिट है, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन कोई को एसएससी लोग क्या सोचते हैं, छोड़ना किसको मालूम पड़ेगा, मैंने इन्वेस्टमेंट तो भर भर के किया ही है ना, 5 लाख का डिडक्शन ले लिया उसने एटीसी में। तो टेल मी इट इज करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। और ये इनकरेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज ऑब्वियस। तो ये भी होता है अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम्स। और ऐसा नहीं कि उन लोग तुम्हारा फायदा नहीं देखेंगे, जैसे किसी ने गलती से ना हाउस प्रॉपर्टी में 30% के बदले 10% स्टैंडर्ड डिडक्शन ही लिया था, तो उसको भी 30 करवा देंगे। देखो मैंने तो प्लस और माइनस लिखा, दिख रहा है ना। तो कभी कभी क्या है, किसी ने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया ही नहीं है, तो वो लोग इतने भी अच्छे, अरे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिया, पागल, ले ले, फायदा होगा तेरा, तो दे भी देंगे। मतलब जो ऑब्वियस चीज है ना वो इन लोग अपने रिटर्न में करेक्ट करेंगे। ओके, तो 2 ए क्या हो गए, फर्स्ट ए क्या था, एरिथमेटिकल एरर्स, दूसरा अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम्स। अब लेडी आ रही, देखो लेडी, एल, लॉस, मीन्स इमेजिन करो मैंने रिटर्न फाइल किया है, उसमें कोई पुराने दिन का लॉस सेट ऑफ किया है। और पता है इसमें मैंने गड़बड़ क्या की, जिन दिनों का लॉस मैंने सेट ऑफ किया ना, उन दिनों में मेरा रिटर्न लेट भरा हुआ था। और तुम लोग को पता ही है, मैंने ही सिखाया था कि अगर रिटर्न लेट भरते तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ये एसएससी को भी पता था।
लेकिन पब्लिक क्या रिटर्न बर्थडे क्या सोचती है, छोड़ना किसको मालूम पड़ेगा, मेरा पहले का लॉस पड़ा है, जी जलता है मेरा, वो लॉस में कैसे वेस्ट करूं, जबकि उसको मालूम है कि उसने उन दिनों रिटर्न लेट भरा था, लेकिन क्या सोच रहा, छोड़ना किसको मालूम पड़ेगा, मेरा लॉस तो था ही ना, तो वो ऐसे बिंदा सेट ऑफ कर लिया, ब्रॉड फॉर लॉस को एडजस्ट कर रिटर्न भर दिया। लेकिन कंप्यूटर स्मार्ट है, उसने ये चीज पकड़ ली। कैसे पकड़ ली? क्योंकि जिन दिनों का लॉस तू अभी सेट ऑफ किया है, उन दिनों का तूने रिटर्न लेट भरा था ना, वो कंप्यूटर को मालूम होता है, क्योंकि अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट उन लोग के डेटा में सेव हो जाती है। इसे मान लो अपनी एग्जाम में ईयर कौन सा है, 25-26 ना, और मैंने उसमें ना 21-22 का लॉस एडजस्ट कर दिया था। कौन से ईयर का? 21-22। तो 21-22 का मेरा रिटर्न टाइम पे था कि लेट? डोंट यू थिंक उन लोग के डेटा में ये सब चीज होगी? क्योंकि अपने रिटर्न भरते तो उसका डेट उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो कंप्यूटर क्या ट्रैक कर लेता है, और वो ट्रैक करते कि भाई तूने 21-22 का लॉस एडजस्ट तो किया है, लेकिन भाई तेरा उन दिनों में रिटर्न लेट था, तो कैरी फॉरवर्ड के काबिल ही नहीं था, तो तूने लेस कैसे किया? एड बैक कर देंगे। क्यों एड बैक बोला? कि लॉस सेट ऑफ किया मतलब मैंने तो लेस किया होगा ना, तो उन लोग उसको रिवर्स कैसे करेंगे? एड बैक। तो ये एल था। इंग्लिश में सुनो ना, एक सेकंड, इंग्लिश में सुनो। ब्रॉड फॉर अ लॉस क्लेम्ड इन द रिटर्न in respect of a past year, the return of which was not filed on time. यही दिक्कत है कि तुम लोग बोल नहीं पाओगे। सब ये कब बोल पाओगे? जब तुम लोग सिंसियरली है ना पूरा लर्न करके आओगे। तुम लोग खाली ऊपर ऊपर से देख के आओगे ना, अपने आप को ये दिलासा देते रहोगे ना, मैं ऑफिस में रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है, तो कभी जिंदगी में ऊपर नहीं आ पाओगे। अरे ऑफिस दुनिया भर के लोग जाते हैं, हर कोई सीए करने वाला ऑफिस जाता है, हर कोई पास थोड़ी होता है, पास होने वाला विल स्टैंड आउट। और तुम लोग को टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालो। इफ यू डोंट फाइंड टाइम इन डे, यू टू स्टील इट फ्रॉम नाइट। ये बहाना देके नहीं चले, पूरा लर्न करके आना पड़ेगा। तो इसका सेंटेंस कैसा था बोलो? ब्रॉड फॉर लॉस क्लेम्ड इन द रिटर्न, मतलब भाई क्लेम करके बैठा है, ब्रॉड फॉर लॉस क्लेम्ड इन द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पास्ट ईयर, द रिटर्न ऑफ विच वॉज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। ऐसा लिखना पड़ेगा। ये एल का फुल फॉर्म बताया मैंने। एक से इसका डाउट है क्या था? वो नहीं देगा ना। नहीं टाइम तुम बोले ना टाइम पे भरा तो 21-22 में। तो रिटर्न भरा ही नहीं ना एक तरह से तुमने। हाँ तो रिटर्न किस बात? लॉस तो बताया नहीं ना। सी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना होता है ना, तो लॉस दिखाओ, और वो वाला रिटर्न जिसमें लॉस दिखा है वो टाइम पे भरो, है ना। लेकिन इस बंदे का क्या हुआ था? 21-22 में लॉस दिखाया था बेचारे, लेकिन उसने रिटर्न लेट भरा था, तो लेट भरा था तो उसका लॉस लैप्स हो गया था, फिर भी वो एडजस्ट करके बैठ गया, तो वो एडजस्ट किया हुआ इन लोग रिवर्स कर देंगे। ओके, फिर ये एल था। फिर ई देखो, ई एक्सपेंसेस क्लेम्ड इन द रिटर्न बट डिसअलाउड एज पर ऑडिट रिपोर्ट। पता है कितने खर्चे हम लोग क्लेम करते हैं ना? खर्चे क्लेम करना मतलब, सी बिजनेसमैन की इनकम क्या होती है? नेट प्रॉफिट। और नेट मतलब नेट, सब खर्चा बिर्चा काट के। तो कई बार क्या होता है, हम लोग है ना दुनिया भर के खर्चे माइनस माइनस करके नेट प्रॉफिट को इतना ज्यादा चौटा कर देते हैं ना कि अपना टैक्स ही ना आवे। तो ये तो रिटर्न फाइल करने वाले की टेंडेंसी होती है। लेकिन वो लोग क्या है, कुछ कुछ खर्चे तुमने गलती से नेट ऑफ किए ना, उसको एड बैक करते हैं। अब उनको कैसे मालूम पड़ा तूने गलत नेट ऑफ किया है? ऑडिट रिपोर्ट से मालूम पड़ता है। पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश पेमेंट्स करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस का थोड़ा तो याद होगा ना सीए इंटर के बेसिस पे। तो बिजनेस के चैप्टर में हमने पढ़ा था सीए इंटर में कि कोई भी कैश में खर्चा करता है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। हाँ, 10,000 तक कैश पेमेंट चलता है, बट एनी पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 तो कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन पब्लिक की मेंटालिटी क्या है? छोड़ना यार,
कैश पे हुआ तो क्या है, खर्चा तो हुआ था ना, मैं तो खर्चा लेस करूंगा और उसने नेट प्रॉफिट में लेस कर रिटर्न भर दिया। लेकिन वो कैश पेमेंट की डिटेल ऑडिट रिपोर्ट में होती है। क्या पता तुम लोग कभी ऑडिट किए हो कि नहीं, लेकिन कभी भी ऑडिट करते हैं तो हर कैश पेमेंट का रिपोर्टिंग होता है इनकम टैक्स ऑफिस में। तो रिपोर्टिंग वो होगा और वो रिपोर्ट कंप्यूटर के अंदर सेव्ड होती है। तो उन लोग क्या मैच करते हैं, इन लोग देखते हैं एक तरफ नेट प्रॉफिट में उसने लेस किया है और दूसरी तरफ वो खर्चे ऑडिट रिपोर्ट में कैश में दिख रहे। तो कैश में दिख रहे तो वो कंप्यूटर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तुझको नेट प्रॉफिट में उससे एड बैक करना था, लेकिन उसको नेट प्रॉफिट में कुछ एड बैक जैसा दिख ही नहीं रहा है। तो वो लोग क्या, तूने नहीं किया एड बैक, मैं कर देता हूं, वो लोग कर देंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे हम लोग कई बार किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, टीडीएस नहीं काटते, तो ऐसा खर्चा भी डिसअलाउ होता है, 30% डिसअलाउड होता है। तो ऐसा रूल तो सुना है, डिटेल हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस अब पढ़ने वाले, लेकिन ऐसा भी खड़ा रूल है ना। और इसकी रिपोर्टिंग भी ऑडिट रिपोर्ट में होती है, और ऑडिट रिपोर्ट में दिख रहा है यार खर्चे में टीडीएस नहीं काटा था तो ये डिसअलाउ होना चाहिए, लेकिन रिटर्न का जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें कुछ एड बैक किया हुआ दिख ही नहीं रहा, तो वो लोग कर देंगे। बट सी, ऐसी कुछ चंद चीजें ही इन लोग रिवील कर पाते हैं जिसकी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट में होती है। लेकिन वो लोग क्या, ठीक है ना, ऑडिट रिपोर्ट में जो जो चीज का रिपोर्टिंग होता है वो तो हम लोग क्रॉस चेक करके एडलेस कर सकते हैं ना। बाकी इन लोग को हर छोटी मोटी चीज का उनको पता नहीं चलता, क्यों, आखिर कंप्यूटर एक मशीन की तरह काम कर रहा है, जो ऑटोमेटिकली उसको रिवील हो रहा है वही कर पाएगा। ओके, ये मैं क्या पढ़ा रहा था, इसको इंग्लिश से बोल के बताओ ना। एक्सपेंसेस क्लेम्ड इन द रिटर्न बट डिसअलाउड एज पर ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट कंप्यूटर के पास है, उसमें डिसअलाउड है, तो तूने क्लेम कैसे किया, चल इसको भी एड बैक कर। एड बैक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसने नेट प्रॉफिट नेट करके दिखाया ना, तो उसमें एड बैक करना है। फिर एक और चीज है डी, तुमको पता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA टू 80RRB, और एक होता है 10AA। सी सब क्या होता है हम लोग वक्त आने पे पढ़ेंगे, लेकिन देर आर सम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA टू 80RRB एंड 10AA। ये डिडक्शन क्लेम करना है तो रिटर्न टाइम पे भरो, लेकिन कितने लोग क्या रिटर्न लेट भरे होते, लेकिन उनको दुख क्या होता है, यार लेट भरा तो मैं मेरा 10AA तो नहीं खो सकता हूँ यार, मुझे चाहिए। उसको पता है उसकी गलती है, लेकिन रिटर्न भरते टाइम अपनी मेंटालिटी क्या होती है, चलना देखा जाएगा, एक बार क्लेम कर लेते ना। तो उसने क्या किया, ये क्लेम भी कर लिया। क्या क्लेम कर लिया, 80IA टू 80RRB और 10AA क्लेम कर लिया, लेकिन उसका रिटर्न लेट था। उसका तो माइंड गिल्टी है, लेकिन कंप्यूटर ने भी वो चीज़ पकड़ ली, बोल रहे भाई तेरा रिटर्न तो लेट है, तो तूने क्लेम कैसे किया, तो वो लोग ऑटोमेटिकली उसको भी एड बैक करते हैं। ओके, सी पूरे चैप्टर 6 से में ऐसा नहीं कि रिटर्न टाइम पे भरो, खाली चैप्टर 6 से की ये चीज दिख रही है 80IA टू RRB और 10AA, इसके लिए रिटर्न टाइम पे भरना मस्ट है। और अगर तुमने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा उसके बावजूद भी क्लेम कर दिया तो वो लोग इसको भी एड बैक कर देंगे। तो ये था डी, इंग्लिश में बोल के बताओ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA टू 80RRB एंड 10AA क्लेम्ड इन द रिटर्न बट द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। फिर आई, ये जो आई वाला पॉइंट है ना, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, मैं खुद जिंदगी में पहली बार पढ़ाऊंगा, क्योंकि मई 26 के बैच के लिए ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है। सी जब भी मैं मई 26 बोलता हूं ना, इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल टू September 26 एंड Jan 27, बट कहने का पॉइंट है ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। कौन सा अल्फाबेट, आई। सी अभी जो बजट गया ना 2025 वाला, उसमें इन लोग ने बोला और भी कोई हमको इनकंसिस्टेंसी दिखी तुम्हारे रिटर्न में कंपेयर्ड विद पुराने साल का रिटर्न, उसको भी हम लोग प्लस माइनस करेंगे। बट किस टाइप की इनकंसिस्टेंसी डिफाइन नहीं किया है, लेकिन पब्लिक को बता के रख दिया है कि अभी तक तो हम लोग खाली एरिथमेटिकल एरर, अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम, वो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड में लफड़ा हुआ, एक्सपेंस जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से डिसअलाउ हो रहा है, डिडक्शन 10AA, वो सब का लफड़ा वही करते थे ना। अभी तक कुछ डिफाइंड चीजें ही प्लस माइनस होती थी।
अब इन लोगों ने जनरलाइज कर दिया, कभी भी तुम्हारे रिटर्न में कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखी, इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या, गए साल के रिटर्न में तो ऐसा दिखाया था, अभी ऐसा दिखा रहा है, गलत है। पुराने सालों में तो तू ऐसा दिखा था, अभी ऐसा दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, मीन्स इट इज नॉट मैचिंग विद योर पास्ट रिटर्न। तो थोड़ी भी इनकंसिस्टेंसी दिखी तो उसको भी प्लस माइनस करेंगे। बट सी इन लोगों ने बताया है व्हाट टाइप ऑफ इनकंसिस्टेंसी वी विल प्रिस्क्राइब। इतना भी इसको जनरल नहीं छोड़ा है, इन्होंने बोला है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अभी तक प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है, ये तो रूल ही नया है ना। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद सीबीडीटी होता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन लोग कुछ ऐसा नोटिफिकेशन इशू कर दे कि हमको इस तरह की इनकंसिस्टेंसियां दिखी तो हम उसको प्लस माइनस करेंगे। फिलहाल तो कानून में इतना ही लिखा है कि हमको तुम्हारे रिटर्न में कुछ ऐसा चीज दिखा जो पुराने रिटर्न से मैच नहीं हो रहा है, कुछ मिसमैच दिख रहा है, तो हम लोग तो हमारी तरफ से उसको प्लस माइनस करने वाले हैं। ओके, अब ऐसा क्या मिसमैच, इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आ लेडी खत्म, लेकिन पता है लेडी आएगी टैक्स बढ़ाएगी, लेडी आएगी मतलब ये आ लेडी को बोल रहा हूं, टैक्स बढ़ाएगी ऐसा क्यों बोला, आ लेडी में ज्यादातर सब ऐड ही होने वाला है यार, लिखने में मैंने प्लस माइनस लिखा है, लेकिन माइनस जैसा कम ही है ना। माइनस में क्या हो सकता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% के बदले 10% ही लिया तो शायद उसको और मिल जावे। बाकी तो मैंने जितने भी उदाहरण दिए उसमें सब ऐड बैक ही हो रहा है ना, तो मोस्टली सब ऐड जैसा ही होगा, लेकिन ऐड होगा तो अपनी इनकम बदलेगी, ये देख अपना टैक्स भी बदलेगा, ये देख बदलाव देखना है, देखो बदलाव, बदली हुई इनकम को क्या बोलेंगे, एडजस्टेड इनकम, एडजस्टेड टैक्स। एंड लेट्स अज्यूम मैंने जो भी टैक्स पहले रिटर्न में दिखाया था अब वो बदल के 14,000 हो गया। अब पता क्या होगा, इन लोग कंपेयर करेंगे कि तूने पे कितना किया है, और कंप्यूटर इतना होशियार है ना, उसको ये भी पता है कि तुमने पे कितना किया है, बिकॉज ऑल योर पेमेंट डिटेल्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो लेट्स अज्यूम तुमने है ना भरा था 10,000, लेकिन अपने सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद अमाउंट कितना आया 14,000, बट यू पेड ओनली 10,000। डू यू एग्री, कंप्यूटर को ये भी पता है कि तुमने पेमेंट कितना किया है, उनके सिस्टम में होता ही है ना। तो तुमने पेमेंट 10 की है और तुम्हारा है कितना 14, तो क्या करेंगे 4,000 डिमांड करेंगे। ये देखो 4,000 विल बी डिमांडेड। ओके, सी ये जो कैलकुलेशन है ना इट इज विद इंटरेस्ट ओनली, ये जो भी मैंने टैक्स कैलकुलेशन किया ना इट इज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। विच टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आर पॉपुलर इन इनकम टैक्स, 234A, 234B, 234C, वक्त आने पे सब पढ़ेंगे। 234A तो मैंने पढ़ाया था, बट अगर किसी के मुंह से भी इंटरेस्ट निकला ना तो ये कैलकुलेशन इज विद इंटरेस्ट, कि अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मेरा 14,000 था और अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मैंने भरा था 10, तो बाकी का 4 इन लोग डिमांड करेंगे। डिमांड कैसे करेंगे, सुन, फोन नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे, घर पे पत्र आएगा, उसको बोलते इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). क्या आएगा, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). पहले तो स्पीड पोस्ट के थ्रू घर पे आता था, आजकल ईमेल में आता है। ये वर्ड तुम लोग रट लो ना प्लीज, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). इसमें कुछ भी 19-20 नहीं चलेगा, यही शब्द यूज करना पड़ेगा कि कभी भी समरी असेसमेंट होता है और अपना ये जो डिमांड का जो बोल रहा था होता है, वो उन लोग कन्वे कैसे करते हैं अपने को, थ्रू एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). लेकिन सी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा टैक्स उनके हिसाब से था 14,000 और भरा मैंने 16,000 है, मतलब कभी कभी टीडीएस ज्यादा कट गया होता तो रिफंड आ जाएगा। और रिफंड की भी सूचना कैसे मिलेगी, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). एंड कभी कभी व्हाट अ कोइंसिडेंस, भरा भी 14 था आया भी 14, तो नो डिमांड नो रिफंड। इसका एक्चुअली इंटीमेशन देने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन लोग भेज देते, बहुत बार जरूरत नहीं है लेकिन इन लोग भेज देते, क्योंकि क्या है वो मैकेनिकल काम होता है ना, कंप्यूटर मशीन के थ्रू, इन लोग देखते भी नहीं, सबके घर पे इंटीमेशन रखो मजा करो जाओ चलो। बट ज्यादातर इन लोग क्या करते हैं, जिसका डिमांड और रिफंड है ना उसी को इंटीमेशन भेजते हैं। ओके, बट सी ये इंटीमेशन
भेजने वाले काम के पहले ना एक और फॉर्मेलिटी होती है जो मैंने पहले नहीं बताया, अभी बताओ, ध्यान से सुनना। सुनो, लुक, मैंने क्या बताया था, अपने जो इनकम शो किए थे उसमें इन लोग आल एडी वाला कुछ करेक्शन करते, लेकिन पता है इन लोग की भी स्टाइल है, सुन, डायरेक्ट इन लोग प्लस माइनस डायरेक्टली नहीं कर देते, बता के करते। जैसे इमेजिन करो मैं बैंगलोर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर किसी के रिटर्न में कुछ प्लस माइनस करने सोच रहा हूँ, तो पहले मैं उसको ईमेल डालूंगा, किसको, असेसी को, कि सर आपके रिटर्न में जो ब्रॉड फॉर लॉस आपने मस्त में एडजस्ट किया ना, हम उसको एड बैक कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में दिख रहा है कि आपका जूने साल का रिटर्न लेट था, हम तो एड बैक कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना है। ऐसा अपने को मौका मिलता है, क्यों मालूम? क्योंकि कई बार उनको गलत फहमी होती है। वो इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर भी है ना, सीपीसी, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, दे कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी कभी उन लोग के सिस्टम में भी फ्लॉ होता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब का रिटर्न लेट था, तो लेट फाइलर ने लॉस को सेट ऑफ कैसे कर दिया, तो वो लोग एडबैक करने का मूड बना लिए। लेकिन एसएससी को जब इन्फॉर्म किया ना, तो एसएससी ने रिप्लाई करने में क्या बोला मैं, सर आपके सिस्टम में कुछ ग्लिच है। सच्ची बोलता हूं, मेरा रिटर्न टाइम पे था, फिर उसको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। तो ये कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। और पता है कैसे होगा? पहले इन लोग ऑलरेडी का कुछ प्लान करेंगे, फिर उसको ईमेल भेजेंगे, और ईमेल में क्या बोलेंगे, 30 दिन में जवाब दे। कितने दिन में? 30 डेज। बाहर करो 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज। सी ऐसे क्यों एक्टिंग करता हूँ मैं? क्यों बहुत बार क्या कैजुअली 10-15 दिन बोला हो तो याद नहीं करना होता ना, ये याद करना है। अपने घर पे ईमेल आएगा, ईमेल में क्या लिखा होगा कि हम ऑलरेडी वाला कुछ प्लस माइनस कर रहे, आपको कुछ बोलना है तो 30 दिन में बोल दो। 30 दिन कैसे गिनेंगे? जब भी ईमेल आया ना उसके नेक्स्ट दिन से काउंट करेंगे। और अगर तुमको लग रहा है भाई ऐसे कैसे प्लस माइनस कर रहे, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर, 30 दिन का टाइम है। और 30 दिन तो बहुत है, अपने तो ईमेल करके एक ही दिन में 10 मिनट में काम हो जाता है, बट वो क्लैरिफिकेशन दे दो। क्योंकि अगर तुम्हारा 30 दिन तक रिप्लाई नहीं आया तो वो लोग तो जो ऐड करने का प्लान किए थे कर बैठेंगे। ओके, तो ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो क्या होता है, अननेसेसरी क्या उन लोग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ प्लस माइनस कर दे, माइनस में तो एसएससी को अच्छा ही लगेगा, कुछ प्लस कर देवे तो बाद में एसएससी लोग चिल्लम चिल्ली करेंगे ना। इसलिए इन लोग क्या डायरेक्टली ऑलरेडी वाला एडिशन नहीं करते, बता के करते। ओके, और ये बताने का जो ईमेल है ना, इसको कुछ ऐसा फॉर्मल नाम मत दो, इंटीमेशन। अभी कैसे मैं इंटीमेशन का हवा मचाया था, अभी इधर ऐसे ही बोलो, दे विल इन्फॉर्म अस थ्रू अ मेल। कैसे लिखने का एग्जाम में? दे विल इन्फॉर्म अस अबाउट द प्रपोज्ड एडिशन, अबाउट द प्रपोज मतलब किया नहीं है, अबाउट द प्रपोज्ड एडिशन दे विल इन्फॉर्म अस थ्रू अ मेल एंड द एसएससी हैज टू रिप्लाई विद इन 30 डेज। और उसका रिप्लाई ढंग का लगा तो उन लोग जो प्रपोज किए थे ऐड करने का नहीं करेंगे, लेकिन ढंग का रिप्लाई नहीं या फिर रिप्लाई नहीं करा तो ऐड कर देंगे। फिर ये वाली चीज होती है, कौन सी वाली चीज? कंपेयर करो कि तुम्हारा है क्या और तुमने भरा कितना। डिमांड रिफंड का सल्टारा बाद में होता है, और ये होता है इंटीमेशन के जरिए। और ये जो बताया था मैंने, अपने को एक मेल आता है 30 दिन में जवाब दो, ये भी किसको आएगा? जिसके अंदर ऑलरेडी वाला एडजस्टमेंट हो रहा होता है वो। बाकी तुमको बताओ 90% भारत के लोगों में कुछ ऑलरेडी का एडजस्टमेंट ही नहीं होता है। ये हम लोग पढ़ते टाइम इसको इतना हाइप करके पढ़ रहे हैं ना, तो स्टूडेंट की नजरिया ऐसा हो जाता है, उसको लगता है हर रिटर्न में होता होगा, हर रिटर्न में ऐसा होता नहीं। मैं इतने सालों से रिटर्न भर रहा हूं, मेरे रिटर्न में कभी लेडी आई नहीं। अरे मतलब लेडी जैसा कुछ था ही नहीं। अरे होता ही नहीं, हर जन के केस में थोड़ी ये सब सूट होगा क्या लेडी। वो तो क्या कोई कोई लोग के केस में क्या है लेडी वाला कुछ एडिशन होने वाला होता है, तब उन लोग उसको ईमेल देके बोलते हैं कि हम करने वाले, तू 30 दिन में बता दे क्या करे, नहीं तो हम तो करके आगे बढ़ेंगे। ओके, इन शॉर्ट व्हाट वाज आई ट्राइंग टू से कि ये चीज कोई कोई लोग के केस में होती है, लेकिन होगी तो तुमको बताएंगे, 30 दिन में जवाब दे, फिर ही इन लोग कुछ करेंगे। और बाद में तो अपने पास डिमांड रिफंड का एक क्या आ जाएगा, इंटीमेशन। इसका मैंने ना अच्छा ड्राइंग बनाया, ये देखो,
ये खुद भी एक ड्राइंग है, एक अलग स्टाइल की ड्राइंग। बचपन में कंप्यूटर पहले पहले सीखा था, क्या सिखाया था तुमको बताओ? फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीखा था, क्या सीखा था? कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। याद आ रही कुछ बचपन की याद है कि हर कंप्यूटर पहले यूजर इनपुट डालता है, फिर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? प्रोसेसिंग, फिर एक आउटपुट मतलब प्रिंट आउट जैसा आता है, आप स्क्रीन पर दिखता है ना। तो वो सीन बनाया, देखो इधर, फील करो। ये है उनका सॉफ्टवेयर, है ना। और इस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मतलब इसको कंप्यूटर की तरह देखो। और इसमें अपना इनपुट क्या होता है? हमने जो रिटर्न फाइल किया वो एक तरह से उन लोगों के लिए इनपुट हो गया। और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? आलेडी, है ना। फिर आउटपुट क्या निकलता है? इंटीमेशन। और इंटीमेशन में एंड में ये लिखा होता है कि आपको इतना रुपया भरना है, या फिर आपको रिफंड आएगा, डिमांड या रिफंड, या फिर नो डिमांड नो रिफंड, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसको ऐसा विजुअल इफेक्ट की तरह याद रखो। और ये पूरे प्रोसीजर में कौन इन्वॉल्व है? सॉफ्टवेयर। देर इज नो मैनुअल इन्वॉल्वमेंट। ओके, यस, यस। वो जो मैंने टैक्स ऑडिट का एग्जांपल दिया था, इसका डाउट देखो क्या है। मैंने बताया तुमने कुछ कैश में खर्चे किए थे, लेकिन फिर भी वो कैश में खर्चा किया हुआ 10,000 के ऊपर अलाउड नहीं है ना। फिर भी एसएससी ने रिटर्न में नेट प्रॉफिट में लेस कर दिया होगा, तो वो भी कंप्यूटर पकड़ता है। वो भी कोई मैन्युअली नहीं पकड़ा है, क्यों? कंप्यूटर के अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है। और हर टैक्स जैसे होता है 3CD रिपोर्ट, 3CD रिपोर्ट में ना पूरा समरी बना होता है कि कितने कैश पेमेंट हुए थे, कितना पेमेंट टू रिलेटिव्स था, कितनी पेमेंट्स पे टीडीएस नहीं काटा था। वो कंप्यूटर के पास अंदर सिस्टम में सेव्ड होता है। एंड फिर वो सब देख के कंप्यूटर को क्या लग रहा है कि ये तेरे नेट प्रॉफिट में ऐड बैक होना चाहिए था, लेकिन तेरे रिटर्न में जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऐड बैक दिखा नहीं उसको। तो उसको कुछ होने लगा, तो उसने कर दिया ऐड, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेगा, बता के करेगा। फिर उस अपने को 30 दिन का टाइम मिलता है, क्योंकि सी कभी कभी उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। जैसे मैंने ना नेट प्रॉफिट में ना वो क्लेम ही नहीं किया होगा, लेकिन कंप्यूटर क्या सोच रहा है? तूने क्लेम कर लिया है तो उसको एडबैक करना चाहिए था। लेकिन असेसी बोले भाई मैंने क्लेम ही नहीं किया है, मेरा डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, वो कैश पेमेंट को मैंने पीएनएल में डाला ही नहीं है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है ना। ओके, एनीवे इसका डाउट क्या था कि वो कैश पेमेंट वाला आप जो एग्जांपल दे रहे थे, वो तो एक इंसान के थ्रू ही मालूम पड़ता है, नहीं, ये भी कंप्यूटर को ही मालूम पड़ता है। सी अगर इंसानों को इन्वॉल्व करना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। समरी असेसमेंट का पर्पस क्या है? भारत में मल्टी करोड़ लोग रिटर्न भरते होंगे, हर एक के ऊपर एक इंसान को लगा दिया ना, प्रैक्टिकली असेसमेंट हो ही नहीं पाएगा। ये ऑटोमेटेड वे में ही होता है, टोटली थ्रू कंप्यूटर। हाँ ठीक है, जो बैंगलोर में इन लोगों का सीपीसी है, वहां इन लोगों ने स्टाफ मैन पावर रखा है, लेकिन ये सब छानबीन करने के लिए नहीं रखा है। मशीन के थ्रू सब ऑटोमेटिकली होता है, मशीन ऑन करने ऑफ करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन बाकी सब काम सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है। ओके, यस, बरा बरा सी उसका डाउट क्या मालूम है? ये देखो कि सर आपने कुछ चीज़ें बताई थी, एरिथमेटिकल एरर है, एपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम है। अगर सर ऐसा कुछ हुआ हो तो अपना रिटर्न अपलोड ही नहीं होता ना। बराबर, ऐसी सॉफ्टवेयर इन लोग का ऐसा है ना कि ऐसी कोई चीज गड़बड़ वाली हुई ना तो अपना रिटर्न ही ऊपर अपलोड नहीं होता है। लेकिन सी फिर भी इन लोग ने प्रोविजन बना के रखा है कि अगर तेरा रिटर्न अपलोड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाएगा। अपलोड हो भी गया ना तो ये आल एडी वाला करेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी इनकम टैक्स वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लफड़े वाला रिटर्न अपलोड ही ना हो। लेकिन वो तो क्या है, उन लोगों का आईटी सॉफ्टवेयर धीरे धीरे ग्रूम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जब तक ग्रूम नहीं होगा, लॉ में प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा ना कि आपका रिटर्न चलो अपलोड हो भी गया, उसके बाद कुछ उसमें करेक्शंस है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर उसको प्रोसेसिंग करके करेक्शन करेंगे। ओके, बराबर।
बराबर है। सी, उसका डाउट क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट का मैंने एग्जांपल दिया ना कि कैश पेमेंट किया है, उसका अपने को ऑडिट रिपोर्ट में समरी दिख रहा है, फिर भी रिटर्न में उसने क्लेम कर लिया, तो उसका डाउट क्या है सर, वो तो अपना सब काम सीए ने किया होगा ना। अब सीए ने जब ऑडिट रिपोर्ट में सब कैश पेमेंट का डिटेल दिया है, तो सीए रिटर्न्स में अपने नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करना ही चाहिए ना। करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है ना। करने चाहिए। जैसे सीए को क्लाइंट ने बोला होगा मैं इतना टैक्स नहीं भर पाऊंगा, मेरा कुछ कर कुछ कर, तो सीए भी क्या बोला, ठीक है कर दूंगा। तो सी, ऐसे तो बहुत चीज करनी चाहिए, नहीं करनी सबको पता है, लेकिन लाइफ वैसी चलती नहीं है ना। ऐसे तो तुम लोग को भी हर लेक्चर पढ़ के आना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, लेकिन सब थोड़ी ना करते, कुछ लोग करते भी है। वैसे दुनिया में सीए लोग भी कुछ लोग ढंग से करते, कुछ लोग ढंग से नहीं करते। तो उसका डाउट वही था कि जब ऑडिट रिपोर्ट सीए नहीं बनाया है, उसने कुछ कैश पेमेंट का बताया है, तो उसको नेट प्रॉफिट में खुद को ऐड बैक करना था। ऐसे कैसे हुआ होगा? होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ होगा तो यस, बराबर है। एनीवेज वो पॉइंट अभी छेड़ूंगा नहीं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आने वाला है, करेक्ट है। तो सी, इन शॉर्ट एज अ स्टूडेंट यू शुड नो कि व्हाट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स, व्हाट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट दे विल डू इन दी सॉफ्टवेयर। तो उसका लिस्ट क्या था, ऑलरेडी। हाँ, फिर देखो एडजस्टमेंट होने के बाद अपने घर में क्या आता है, इंटीमेशन। ये इंटीमेशन इन लोग कब भेजते हैं, उसका टाइम लिमिट याद करना पड़ेगा। सी, रिटर्न तो अब कब फाइल करते, कब फाइल करते, कोई कोई लोग ड्यू डेट के पहले फाइल करते, टाइमली पंक्चुअल लोग, कोई कोई लोग लेट करते, और कोई कोई लोग करते ही नहीं है, एओ मांगता है तब करते राय नोटिस में। इन शॉर्ट रिटर्न भरने का टाइम तो तुमको पता ही है ना। अब मैं क्या सिखाऊंगा, इंटीमेशन कब आएगा। ओके, तो सी, ये इंटीमेशन का टाइम सुनो, याद कर लो, विद इन 9 months। देख नहीं रही हो प्लीज, देख, आई एम फीलिंग इग्नोर्ड। इंटीमेशन खाते खाते देखो चलेगा, आई डोंट माइंड, खाओ लेकिन सुनते रहो। क्या बात हो रही थी, इंटीमेशन कब आएगा, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। एंड ऑफ द ईयर हमेशा 31 मार्च होता है, लेकिन एंड ऑफ विच ईयर, द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, डोंट से असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। अगर एग्जाम में ऐसा लिख दिया ना, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, जीरो मिलेगा, जीरो। मैं बताऊंगा क्यों, यही अभी मेन है अभी। क्या बोलना चाहिए, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, इतने टाइम में हमें इंटीमेशन आएगा, ये डेडलाइन है। बायट किया 9 months, 9 months, 9 months, 9 months। ओके, अब बताओ, आई नो सर्टन डाउट्स विल कम, पहले एक बार ये बताने दो मेरे को। ये देखो, मैंने तुमको ये ड्राइंग में क्या बताया था, प्रीवियस ईयर है, इस साल मैंने इनकम कमाई थी, और असेसमेंट ईयर में देखो मैंने, आर मतलब क्या है, रिटर्न फाइल किया था। तो एक बार मान लो ना, मैंने ये डेट को रिटर्न भरा था, तो जब रिटर्न भरा ना, वहां से लेके 31 मार्च तक देखो ना, ये कभी भी इंटीमेशन आ सकता है। एंड फिर वो ईयर एंड होने के बाद और 9 months पकड़ लो, इस पीरियड में कभी भी इंटीमेशन आ सकता है। से सुनने में 9 months लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम है। कैसे, सी, ये वाला टुकड़ा भी तो दिख रहा है, देखो ना, मेरा आईपैड खराब हो जाए, ज्यादा मत कराओ मेरे को स्क्रिबलिंग ऐसे। हमने जैसे मान लो रिटर्न मैंने भरा था 3 जून को, तो 3 जून के बाद ये देखो 31 मार्च तक, काफी महीने, इन दिनों में भी इंटीमेशन आ सकता है। और साल एंड होने के बाद और 9 महीने, कभी भी इंटीमेशन आ सकता है। कितने लोग का तो मालूम है, जैसे रिटर्न भरा ना, 10 दिन में इंटीमेशन आ जाता है, 2 दिन में भी आ जाता है, क्योंकि उसके रिटर्न में कुछ ऑलरेडी जैसा करेक्शन ही नहीं था। नहीं तो ऑलरेडी वाला करेक्शन होता है तो एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती ना, मेल आता है, 30 दिन का वेट करते, लेकिन वो तो कोई कोई लोग के केस में होता है। कितने लोग के रिटर्न में कुछ ऑलरेडी का करेक्शन ही नहीं है, तो तुमने रिटर्न भरा, 4 दिन में इंटीमेशन भी आ गया,
तो मतलब ये देखो इंटीमेशन इस पीरियड में भी आ सकता है और साल खत्म होने 9 मंथ्स पे। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। और पता है तुम लोग को डाउट आएगा, सुनो सुनो ध्यान से, 2-3 चीजें इधर एड्रेस करनी है। बच्चे लोग को डाउट आएगा कि सर ऐसा क्यों बोलते 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर? क्योंकि अभी जितने भी टाइम लिमिट्स तुमको इस चैप्टर बताऊंगा ना, हर टाइम लिमिट को एक्सप्रेस करने का स्टाइल क्या मालूम है? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। तो थोड़े टाइम क्या तुम लोग परेशान हो जाओगे, ये क्या कभी सर 9 मंथ्स बोलते, 12 मंथ्स बोलते, 6 मंथ्स बोलते, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर क्यों? ऐसा क्यों नहीं बोलते फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटर्न? रिटर्न को ही बेस लिया ना मैंने इधर, तो सीधा ऐसा क्यों नहीं बोलते फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटर्न? 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, जो बोलना है बोलो, लेकिन रिटर्न की डेट से क्यों नहीं गिनते? यस, क्योंकि रिटर्न की डेट सबकी अलग अलग होती है। कोई 6 जून को रिटर्न भरा, कोई 1 जुलाई को, कोई 18 जुलाई को, कोई 5 अगस्त को। और डेट से गिनेंगे तो 9 मंथ्स सबका अलग अलग आएगा। और इनकम टैक्स वालों को तारीखें याद रखनी पड़ती है। जैसे तुम लोग आर्टिकलशिप कर रहे हो, तुम लोग को कैसे बॉस ने बता के रखा है अक्टूबर महीना आएगा, सितंबर महीना आएगा, छुट्टी नहीं मिलेगा। कैसे अपने वो एक पीक सीजन होता है सीए की ऑफिस में, वो एक डेट अपने दिमाग में छप गई है ना, वैसे इनकम टैक्स वालों को भी डेट याद रखना पड़ता है। अब सोचो ना, 9 मंथ्स का गिनती हमने रिटर्न की डेट से रखा होता तो सबका रिटर्न फाइलिंग का एक्चुअल डेट तो अलग अलग होगा, तो सबका 9 मंथ्स अलग अलग आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे याद रखना, जितनी भी टाइम लिमिट तुमको मैं बताऊंगा ना, सबका काउंटिंग स्टाइल इज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। उससे क्या एक इजी हो जाता है उन लोग के लिए, क्योंकि कोई भी तारीख को रिटर्न भर, एंड ऑफ द ईयर तो मार्च ही आएगा ना। और मार्च से तुम लोग 9 मंथ्स गिनोगे, कितने हुए? गिनते ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर मुझे पता ही था, गिना रहा हूं तुम लोग खाली। तो दिसंबर तक, अब पता है दिसंबर उन लोग के दिमाग में छप गया। किन लोग के? बैंगलोर में बैठे हैं ना वो लोग, सीपीसी वाले, उन लोग के दिमाग में दिसंबर छप गया है कि दिसंबर आते आते सबके घर पे इंटीमेशन पहुंचाना है, पहुंचाना है। एक कॉमन डेडलाइन आ गया दिसंबर। ओके, लेकिन पता है इधर कितने लोग डाउट पूछते हैं, लेकिन सर आपने ऐसा क्यों बोलते हैं 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन रिटर्न इज फाइल्ड? ऐसा भी तो कह सकते हैं 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई। हाँ बोल सकते हैं ना, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई, बराबर। अगर तुमने 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई बोला ना, गलत हो जाएगा। क्योंकि सी, इमेजिन किसी ने एवाई में रिटर्न ही नहीं भरा था, किसी ने एवाई में रिटर्न ही नहीं भरा था, तो सोच कंप्यूटर के अंदर इनपुट जो होता है रिटर्न, वो ही नहीं डाला तो आउटपुट कहां से निकलेगा? अरे इंटीमेशन इज द आउटपुट, बट इनपुट शुड बी देयर तो आउटपुट ना। तो सोच तुमने एवाई में रिटर्न ही नहीं भरा था। अरे कितने लोग का रिटर्न एवाई में नहीं आता है, एवाई के बाद आता है। ऐसा होता है क्या? एवाई के बाद रिटर्न आ सकता है क्या? आ सकता है। खुद से भरना है तो पॉसिबल नहीं है। खुद से भरने वाला रिटर्न कब तक जा सकता है? 31 दिसंबर ऑफ द एवाई। एक तो एवाई में ही जाएगा, वो भी 31 दिसंबर ऑफ एवाई। लेकिन खुद से भरना हो तो ना, लेकिन कितने भाई साहब लोग क्या खुद से तो भरते ही नहीं है। इनकम टैक्स वाले उनको राय नोटिस भेजते, और राय नोटिस की रिप्लाई में तुमने रिटर्न भरा है, तो ऐसा रिटर्न तो ये देख इस पीरियड में भी आ सकता है ना। तो सो तेरा रिटर्न इन 12 महीनों के दौरान आया है, तो अपना इंटीमेशन तो और आगे जाएगा। सी, इंटीमेशन डिपेंड्स अपॉन तुम रिटर्न कब भर रहे हो। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। इंटीमेशन इज एन आउटपुट, बट आउटपुट विल कम इफ देयर इज एन इनपुट। सो यू हैव टू सी इनपुट कब हुआ था, इनपुट मतलब रिटर्न कब आया था। हाँ, ज्यादातर लोग क्या रिटर्न एवाई में भरते, लेकिन सी एक पॉसिबिलिटी दिखाऊं, ये देखो लोग, अगर ऐसा हुआ होगा ना, ये देखो कुछ कर रहा हूं इधर, देख जल्दी, ये देखो, मीन्स इमेजिन किसी का रिटर्न
कब आया था? एवाई के बाद वाले जो 12 महीने ना, उस पीरियड में आया था। और ये खुद से भरना तो पॉसिबल ही नहीं है। अपने को राय नोटिस आया होगा 142(1) वाला, उसकी रिप्लाई में। और सी इन लोग डिमांड करते हैं ना, तो अपने ये बात नहीं लिखे, नहीं अभी नहीं भरूंगा, अभी नहीं भरूंगा, अभी नहीं भरूंगा, मतलब मैंने मांगा है तो भरना ही पड़ेगा। तो सोचो मैंने 142(1) के रिप्लाई में रिटर्न लेट भरा, तो कंप्यूटर की हालत देखो, उसके अंदर रिटर्न ही लेट घुसा, तो इंटीमेशन भी लेट निकलेगा। कब निकलेगा? गिनो अभी। ये पीरियड में आ सकता है। फिर उसके बाद और 9 महीने भी है। अब इधर एक और डाउट क्या आएगा, सॉरी ये तो 9 महीना आगे चला गया, आपने तो बोला था ना 12 महीने में सब समाप्त होता है। तुमको पता है वो 12 महीना मैंने जो बताया तो क्या है, वो जो मेन असेसमेंट्स होते हैं ना, उसकी डेडलाइन है। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? समरी असेसमेंट विच इज टाइम पास, इट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। ये तो जितना लंबा रिटर्न जाएगा उतना लंबा इंटीमेशन खींचा चला जाएगा। सी बच्चों को कंफ्यूजन क्या होने वाला है, सर हमको 12 महीना पढ़ा रखे लास्ट लेक्चर से, अब ये 9 मंथ्स का अलग टंटा आ गया। मैंने तुमको जो 12 महीने का जो बता के रखा था ना, वो क्या है मालूम है? जो मेन वाले असेसमेंट है ना, स्क्रूटिनी, जिसमें अपनी बैंड बजा के पूरा ड्रिल करके उगलवा उगलवा के इन लोग करते हैं, उसका डेडलाइन 12 मंथ्स है। ओके, और वो तो हर इंसान के साथ थोड़ी होता है, ये तो मेरी ड्राइंग में बना रखा है मैंने। बाकी हर इंसान की ये 12 महीनों के अंदर पिटाई थोड़ी होती है। और वैसे भी अभी मैं जो थियरी पढ़ा रहा हूं, उसमें अपनी कोई पिटाई हो रही है कि समरी असेसमेंट है? समरी, और समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। ये तो बियॉन्ड 12 मंथ्स भी जा सकता है, क्योंकि समरी असेसमेंट का क्या है, जो रिटर्न कंप्यूटर में घुसा ना उसको प्रोसेस करना ही है। और अगर किसी का रिटर्न ही लेट आया है तो उसका प्रोसेसिंग भी लेट होगा। और पता है क्या होता है, कई बार असेसिंग ऑफिसर अपने को राय नोटिस भेज के अपने पीछे कार्रवाई चालू भी कर दी है ना, तो असेसिंग ऑफिसर अपना काम करते रहेगा और बैंगलोर वाले भी अपना काम करते रहेंगे। दोनों पैरेलल चीज भी होती है। पैरेलल मतलब क्या? एक तरफ अपना रिटर्न का सुख शांति से बैंगलोर में प्रोसेसिंग हो रहा है समरी, और दूसरी तरफ अपना मुंबई में बीकेसी है ना, मुंबई में अपना मुंबई का इनकम टैक्स ऑफिस कहाँ है? बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ये क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि वीडियो लेक्चर वाले मुंबई के बाहर के भी है ना। तो अपना मुंबई में जो बीकेसी है, इनकम टैक्स ऑफिस है, वो अपना काम कर रहा है और पैरेलली अपना बैंगलोर में रिटर्न भी प्रोसेस हो रहा है। दोनों चीज पैरेलली भी चलती है, क्योंकि रिटर्न तो सभी का बैंगलोर में प्रोसेस होता है, लेकिन साइड बाय साइड कोई कोई लोग की बैंड बजाने का काम भी चालू होता है। और वो कौन करता है? अपना जुरिस्डिक्शनल एओ। जुरिस्डिक्शन मतलब अपने इलाके का अपना असेसिंग ऑफिसर अपने पीछे भी पड़ा है। तो इन शॉर्ट, दिस 12 मंथ्स इज फॉर अवर जुरिस्डिक्शनल एओ, फॉर ड्रिलिंग अस, फॉर अपनी स्क्रूटिनी करने का डेडलाइन है वो। लेकिन कंप्यूटर का जो काम है बैंगलोर में, वो तो 9 मंथ्स तक चलेगा। और वो तो ये देखो कितना आगे चला गया, 12 महीने की भी आगे जा सकता है। ओके, इन शॉर्ट से बातों बातों ये समझो, हर रिटर्न फाइल करने वाले का प्रोसेसिंग तो होता ही है, लेकिन उसमें जिनके नसीब खराब होते हैं उनका स्क्रूटिनी होता है पैरेलली, साइमल्टेनियस चलता है, साइमल्टेनियसली। ओके, और जिनकी स्क्रूटिनी होती है वो होता है असली असेसमेंट, और उसका डेडलाइन है 12 महीना। और बाकी जो हर भारतीय नागरिक का जो रिटर्न प्रोसेस होता है उसका डेडलाइन है 9 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच योर रिटर्न वॉज फाइल्ड। ज्यादातर लोगों का रिटर्न एवाई में ही आ जाता है, लेकिन क्या भरोसा किसी ने एवाई में नहीं भरा होगा, फिर बाद में अचानक नोटिस आई होगी, फिर उसके रिप्लाई में मैंने रिटर्न भरा है, तो उसका तो प्रोसेसिंग और भी लेट होगा ना। नींद के नशे में कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बंदा 2 बार रिटर्न भरा है? ये मेरे 2 पॉसिबिलिटीज है। बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो 2 केस पढ़ाने पड़ते हैं। तो पहला केस क्या था कि अगर एवाई में रिटर्न भरा तो क्या, तो इंटीमेशन कब आएगा? फिर दूसरे केस में क्या था, एवाई के बाद जो ये 12 महीना है उस पीरियड में रिटर्न भरा, तब इंटीमेशन कब आएगा?
तो रूल तो 9 मंथ्स ही है, डिपेंडिंग अपॉन तुमने रिटर्न कब भरा था। ओके, तो ये इंटीमेशन की डेडलाइन हो गई। मैंने बहुत कीमती सेंटेंस बोला था, उसको सेव कर लो दिमाग में। समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। मैंने पहले ही बोला था, इसकी स्पेलिंग में ना असेसमेंट वर्ड को जबरदस्ती बैठा है। इसका एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए? प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न की प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन कानून ने इसको क्या नाम दिया हुआ है? समरी असेसमेंट। बट एक्चुअली इट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। यस, हाँ, सी इधर है ना, मैंने बोला ना 9 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ईयर कभी भी बोलते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर ही होता है। इनकम टैक्स लॉ का बेस ही फाइनेंशियल ईयर से होता है। तो कभी भी मेरे बोलने में ईयर आएगा ना, प्लीज कभी भी कैलेंडर ईयर वो सब मत सोचा करो। अकाउंट्स इज फ्लेक्सिबल, इट कैन हैव जैन टू दिसंबर, इट कैन हैव अप्रैल टू मार्च, बिकॉज अकाउंट्स का कोई कानून नहीं है ऐसा। ओके, लेकिन इनकम टैक्स में मुंह से ईयर निकला या कानून में कहीं पर भी ईयर लिखा है, मतलब अप्रैल टू मार्च, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये हुआ। अब सुनो, समरी असेसमेंट में एक और पॉइंट है, ये ट्राई करो, हिम्मत है तो इसका आंसर देके बताना। एक बार पहले रिवाइज रिटर्न की थियरी याद करो ना, क्योंकि मैं रिवाइज रिटर्न को लेके कुछ पूछूंगा। रिवाइज रिटर्न की थियरी याद है? कल ही पढ़ाया था। रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड अप टू 31 दिसंबर ऑफ द एवाई और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच इज दिया, याद है ना? अभी ये ट्राई करना। ये देखो, एक बंदा था, उसने रिटर्न भरा था ड्यू डेट के पहले। आर का मतलब क्या है? रिटर्न भरा था। और जैसे उसने रिटर्न भरा, बैंगलोर में उसके रिटर्न का प्रोसेसिंग हुआ और फटफट उसको इंटीमेशन भी मिल गया। आई फॉर इंटीमेशन, मेरा शॉर्ट फॉर्म समझ रहे ना? तो मैंने रिटर्न भरा था, मुझे इंटीमेशन भी आ गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई मालूम है? मुझे वो रिटर्न को रिवाइज करना था। और हम लोग क्या, थोड़े आलसी लोग होते हैं ना, हाँ करेंगे ना, करेंगे करेंगे, लेकिन उन लोग का कंप्यूटर घोड़े की तरह दौड़ता है। मैंने रिटर्न भरा, उसने इंटीमेशन भी भेज दिया। अब मुझे टेंशन क्या हो रही है? हाय राम, इंटीमेशन आ गया, मुझे तो मेरा रिटर्न रिवाइज करना था। अब मैं क्या करूं? तो बताओ क्या करूं? क्या मैं अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? सुना है, रिटर्न रिवाइज करने की शर्त क्या है? अप टू 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच इज अर्लियर। हमारा तो असेसमेंट हो गया, इंटीमेशन आ गया ना। इंटीमेशन आया मतलब समरी असेसमेंट खत्म। और मैंने क्या बताया था? असेसमेंट हो गया मतलब रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता। तो क्या बोलना चाहिए? सर ये समरी असेसमेंट है, समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। तो अपने पास इंटीमेशन आ भी गया ना, उसको डस्टबिन में डाल दो। क्या बोल के? नादान है बेचारे, उन्हें क्या पता कि मैं तो रिटर्न रिवाइज करने वाला हूं। ठीक है, उन लोग ने, वो तो बेचारा कंप्यूटर उसको समझता नहीं ना, तो उसने इंटीमेशन भेजा है तो उसको फाड़ के फेंक दो, है ना। एक नया रिटर्न फाइल करो और कंप्यूटर उसको वापस प्रोसेस करके वापस इंटीमेशन भेजेगा। तुमको लगना है और रिवाइज करना है, वापस भेज। कंप्यूटर तो ऐसा ना, जब जब तू रिटर्न घुसेड़ेगा वो प्रोसेस करके इंटीमेशन भेजेगा। लेकिन तू रिटर्न भी 1000 बार रिवाइज कर, लेकिन 31 दिसंबर के बाद नहीं। तो सी, मेरा 31 दिसंबर तो अभी तक बाकी था ना मेरे एग्जाम्पल में, तो इंटीमेशन आने के बाद भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है, बिकॉज इंटीमेशन आना इज समरी असेसमेंट एंड समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। हाँ, वो जो होता है ना ठोस वाला असेसमेंट, मेन वाला वो हो गया होता ना, फिर तो रिटर्न रिवाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो, इसका आंसर ये लेगा, कैन यू सी टिक मार्क किया है, मतलब रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, दिसंबर ही निकल गया तो कुछ नहीं हो सकता, बट मैंने एग्जाम्पल कैसा बनाया कि 31 दिसंबर है अभी भी, खाली इंटीमेशन ही आया ना तो रिवाइज करो। अरे ये सब ऑफिस में काम आता है, कितने क्लाइंट लोग परेशान हो जाते हैं, अरे हम सर हमको रिटर्न रिवाइज, सर मतलब सीए को बोल रहा आपने, हमको रिटर्न रिवाइज करना ही क्या, इंटीमेशन आ गया, अब रिवाइज क्यों नहीं किया आपने? अरे शांति रखना, इंटीमेशन ऐसे ही होता है रे, इट इज एज गुड एज
नो असेसमेंट हम लोग करेंगे ना, वापस डालेंगे रिटर्न, तेरा नया इंटीमेशन आ जाएगा, तो कोई फिक्र नहीं है। जब तक 31 दिसंबर है हम लोग बिंदास रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। ओके, कुछ पूछ रहे थे? आएगा आएगा आएगा, वो अलग चीज़ है। किसी के माइंड में अपडेटेड रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट आया, वो बाद में आएगा। सी मेरी पोजीशन ऐसे वक्त आने पे हर चीज़ पढ़ाऊंगा, है ना। तुम लोग को भी एज अ स्टूडेंट मैं समझता हूँ बीच बीच में मन में कुछ आता है, लेकिन योर डाउट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द कंटेंट विच इज गोइंग ऑन। थिंग्स विच आर नॉट देयर ओनली इन डिस्कशन, यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर दैट। क्योंकि अगर मैं भी एक्साइट हो गया, अरे नॉलेज पूछ रहा है चल मैं बताता हूँ, तो एक्साइट होने बताते लगा ना तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे कौन सी चीज किस टाइम पे बोलनी है, आई हैव टू बी वेरी थॉटफुल। हाँ बराबर। सी सी सीपीसी बैंगलोर में जो सॉफ्टवेयर है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर है, वो बनाने का पर्पस क्या मालूम है? करोड़ों लोग रिटर्न भरते हैं, सबकी चेकिंग तो नहीं हो सकती है। इससे चलो कंप्यूटर के थ्रू अगर किसी का 100-200 रुपये का भी टैक्स बढ़ता है, तो ऐसे करोड़ों लोगों का 100-200 रुपया बढ़ा, एक अच्छा कलेक्शन आता है ना। बैठे बैठे आ रहा है, जिसमें कुछ मैन पावर भी इन्वॉल्व नहीं है। एक खाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सॉफ्टवेयर बनाना है कि ऑटोमेटिकली लोगों से पैसा आ रहा है। तुम लोग को लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन उन लोग इसके नाम पे भी जोरदार कलेक्शन कर रहे हैं। मैं जब स्टूडेंट था ना, हम लोग के टाइम ये ऑनलाइन वगैरह कुछ था ही नहीं। रिटर्न हम लोग फिजिकली बोले पेपर फॉर्म में लेके सबमिट करते थे, और उस वक्त ये कंप्यूटर जैसा सिस्टम ही नहीं था। तो जो हमने रिटर्न में दिखाया ना, गड़बड़ करके झोलझाल करके सब एक्सेप्ट हो जाता था। अभी भी इन लोग सबकी कार्रवाई नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर की मेहरबानी से जो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं, एरिथमेटिकल एरर्स, अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम्स, वो सब चीजें उन लोग करेक्ट करके हर इंसान के केस में थोड़ा बहुत भी टैक्स बढ़ जाता है, उन लोग का कलेक्शन अच्छा हो जाता है ना। ये लॉजिक है वो बनाने का। ओके, बाकी सी आज की तारीख में भी हर एक जन के ऊपर डिटेल कार्रवाई करना तो पॉसिबल नहीं है ना। इससे क्या इन लोगों ठीक है ना, कंप्यूटर में जितना आवे उतना ले लो, बाद में बड़ी बड़ी पार्टियों को हम लोग ऑफिस से बुला के ड्रिल करके उन लोग से असेसमेंट करके उगलवाएंगे। ओके, तो ये था। तो सी ये सेंटेंस इधर भी काम, मैंने क्या बोला था, समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। तो कल को कोई ऐसा बोले ना, सुनो, कोई कोई लोग ये भी बोलते हैं, जैसे एक इंसान की स्क्रूटिनी चालू हो गई। स्क्रूटिनी कैसे होती है मैं नेक्स्ट थियरी में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इमेजिन करो अपना इनकम टैक्स पे बैठा हुआ असेसिंग ऑफिसर अपने हाथ धो के पीछे पड़ गया, और अगर मैं उसको बोलूं ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मेरा तो इंटीमेशन आ गया, तो ये क्या बोले, अरे भाई इंटीमेशन को लेके नाच मत, इट इज एज गुड एज नो असेसमेंट, मैं जो कर रहा हूं वो मेन है। मतलब इवन स्क्रूटिनी कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर इंटीमेशन। इससे सिर्फ पब्लिक को माइंड में रखना चाहिए, मैंने रिटर्न भरा है, उसका इंटीमेशन आया, उसको समझो एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, फॉर्मेलिटी खत्म हो गई है। बाकी घबराए हुए रहो, अगर तेरे दिन खराब है, तेरे सनी की 7:30 चल रही है, तो इनकम टैक्स वाले तेरी इंक्वायरी करनी तो बैंड बजा के रहेंगे। बाकी इंटीमेशन को एक तुम लोग इतना लेके मत बैठो, इट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। ओके, फाइनली समरी असेसमेंट की थियरी खत्म। तुमको पता ये जो टाइम लिमिट था 9 मंथ्स, ऐसे ना बहुत सारे टाइम लिमिट्स आएंगे। ये चैप्टर में ना इतने सारे टाइम लिमिट्स है ना, थोड़े टाइम के बाद अगर तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस टूटेगा। एक दिन तुमको रियलाइज होगा कि सर हम लोग को जो रिवाइज करने का इंसिस्ट कर रहे हैं ना, सर सही थे। लेकिन सी मैं तो सही प्रूव होने ही वाला हूं, लेकिन तुम लोग वक्त आने की वेट मत करो, अभी से ट्रस्ट कर लो। ट्रस्ट मी, देर आर सो मेनी टाइम लिमिट्स। और पता है 9 मंथ्स तुम लोग को है ना अच्छा खासा याद रहेगा। देखो ये भूल क्या जाओगे मालूम है, कहां से गिनना है, क्योंकि सबके बेस अलग होंगे। कभी 9 मंथ्स टाइम आएगा, 3 मंथ्स आएगा, 12 मंथ्स आएगा, गिनना कब से उधर सब गुफअप हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली हर लेक्चर रिवाइज करके आओगे ना, ट्रस्ट में यू विल फाइंड एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लगेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए तो एक ही चीज आई थी, 9 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विद रिटर्न इज फाइल्ड। ओके, एक से नहीं को डाउट पूछ रहा था। हाँ, तो ये 9 मंथ्स हो गया।
तो समरी असेसमेंट हो गया। ब्रॉडली मैंने क्या पढ़ाया था, ये क्या होता है और कैसे होता है उसका प्रोसीजर पढ़ाया था पूरा, और एक टाइम लिमिट आ गया, याद रखना 9 मंथ्स। फिर ये देखो, अभी बार बार की ये दिखा दिखा के सिखाऊंगा। ये हो चुका है, ये हो चुका है, असेसमेंट की थियरी चल रही है, उसमें समरी असेसमेंट खत्म। सेक्शन क्या था, 143(1), ओके।